श्री अरविंदो सोसाइटी की तरफ से आप सबका इस लाइव वेबिनार पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। ये वेबिनार ऑर्गेनाइज किया जा रहा है श्री अरविंदो सोसाइटी के द्वारा और इसे स्पॉन्सर कर रहे हैं HDFC बैंक। हम पिछले कई दिनों से आपसे नवाचार डिस्कस कर रहे हैं। हमने कई सारे नवाचार आपसे डिस्कस किए जो कि विभिन्न राज्यों के शिक्षकों द्वारा हमें दिए गए। इन्हीं राज्यों के नवाचारों की इस कड़ी में हम आज जो आपसे डिस्कशन करने जा रहे हैं, पिछले 4-5 दिनों से हम डिस्कस कर रहे हैं अंडमान एंड निकोबार के शिक्षकों द्वारा दिए गए आइडियाज को। तो आज मैं किसी एक दूसरी केस स्टडी पे आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, किसी दूसरे नवाचारों पे आज आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। वो केस स्टडी कौन सी है, वो नवाचार कौन से हैं, हम आगे चल के उन पे चर्चा करें। हम सेशन स्टार्ट करें उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपके मन में कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन है, अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी, कोई भी प्रश्न है जो आप इस प्रोग्राम से संबंधित हो या फिर जो नवाचार जो केस स्टडी में डिस्कस कर रहा हूं उससे संबंधित हो, तो आप निश्चित तौर पे मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आपको ये जानना हो कि ZIIEI एज अ प्रोग्राम किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से आप अपने नवाचार हम तक भेज सकते हैं, किस तरीके से आपके इनोवेटिव आइडियाज इन नवाचार पुस्तिकाओं में आ सकते हैं, किस तरीके से आप राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किए जा सकते हैं, ऐसे अगर कोई भी प्रश्न आपके मन में है, जीरो इन्वेस्टमेंट इनोवेशन फॉर एजुकेशन इनिशिएटिव या शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार से संबंधित, तो आप निश्चित तौर पे मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आपके कोई अनुभव है जो आप मेरे साथ साझा कर सकते हैं और मेरे करना चाहते हैं, या मेरे माध्यम से इस वेबिनार पे जुड़ करके आप देश भर के शिक्षकों तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं, अपने अनुभव को साझा करना चाहते हैं, आप अपने विद्यालय में जो नवाचार कर रहे हैं उनको आप साझा करना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पे आप कर सकते हैं। एक बेहतर माध्यम है ये जहां पे आप अपनी बात देश के दूसरे शिक्षकों तक भी, दूसरे राज्यों के शिक्षकों तक भी बड़ी आसानी से पहुंचा सकते हैं। अगर आप ये वेबिनार हमारा जूम पे देख रहे हैं तो आप सीधे तौर पे मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं या अपने अनुभव साझा कर सकते हैं, या फिर अगर आप फेसबुक पे हमें देख रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स पे अपने प्रश्न या अपने अनुभव हमें साझा कर सकते हैं। मुझे आपके प्रश्नों का उत्तर देकर के हार्दिक खुशी है। आइए बढ़ते हैं हमारे केस स्टडी की तरफ, जिस पे आज हम आपसे डिस्कस करेंगे। उस केस स्टडी का नाम है सेल्फ लर्निंग, या हिंदी में बोलूं स्वयं से सीखना। क्या है स्वयं से सीखना और क्यों ये आवश्यक है, आइए थोड़ा सा इस पे बात कर लेते हैं। हम सब जानते हैं कि शिक्षक या आप जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो निश्चित तौर पर उनका विकास होता है, बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन जब तक स्वयं से सीखने की प्रवृत्ति हमारे अंदर नहीं आती तब तक हमारे अंदर जिज्ञासा का जन्म नहीं होता है। और हम सब जानते हैं कि जिज्ञासा ही पहला कदम है बेहतरी की ओर, तरक्की की ओर, सीखने की ओर, सफलता प्राप्त करने की ओर। अगर जिज्ञासा नहीं आएगी मन में तो हम कुछ बेहतर नहीं कर पाएंगे, कुछ नया नहीं कर पाएंगे, कुछ खोज नहीं कर पाएंगे, कुछ इन्वेंशन नहीं कर पाएंगे, कुछ इनोवेशन नहीं कर पाएंगे, कुछ नवाचार नहीं कर पाएंगे। अगर आप मुझे बताइए कि सेब या फल या दुनिया में सारी चीजें तो न्यूटन के आने से बहुत पहले से गिरती थी और वो जमीन पे ही गिरती थी, क्यों किसी के मन में नहीं आया थॉट? क्यों आखिर उसी के मन में ये थॉट आया, उसी के मन में प्रश्न, ये सोच आई? वो इसलिए क्योंकि वो जिज्ञासु था, उसके मन में जिज्ञासा उठी और तभी से गुरुत्वाकर्षण का बल हम सबके सामने आया। तो सेल्फ लर्निंग या स्वयं से सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों के लिए। अगर ये आदत, ये हैबिट हम बच्चों के अंदर बचपन से डाल दें तो निश्चित तौर पर बच्चा ज्यादा जिज्ञासु होगा, ज्यादा मन लगा के पढ़ाई करेगा। अक्सर एज अ पेरेंट, एज अ शिक्षक हम सबकी कंप्लेंट होती है, हम सबकी शिकायत होती है कि बच्चों को बोलना पड़ता है कि बैठो और पढ़ो। कई बार हमें जबरन बोलना पड़ता है कि बैठो या पढ़ो, या फिर हम मार्केट चले गए तो बच्चे टीवी ऑन करके टीवी देखने लगते हैं,
या मोबाइल चलाने लगते हैं, गेम खेलने लगता है कंप्यूटर में, वो पढ़ाई में ध्यान नहीं देता है। क्यों नहीं देते हैं पता है? इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि हमने उनकी आदत बना रखी है। उनके ऊपर जब कोई बैठेगा, कोई उन्हें डांटेगा, कोई बोलेगा, तभी वो पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि अभी उनके अंदर हमने स्वयं से सीखने का, स्वयं से पढ़ने का जो एक मादा होता है, माता होता है, वो हमने अभी डेवलप नहीं किया हुआ है। बच्चों के अंदर वो इच्छा हमने जागृत नहीं की हुई है कि बच्चे स्वयं से बैठें, स्वयं से पढ़ें। अगर यकीन मानिए हमने स्वयं से सीखने का जज्बा बच्चों के अंदर पैदा कर दिया, या इंटरेस्ट, या क्यूरियोसिटी पैदा कर दी, तो फिर आपको बच्चों को डांटना नहीं पड़ेगा, बार बार देखना नहीं पड़ेगा, चेक नहीं करना पड़ेगा कि बच्चा पढ़ रहा है अथवा नहीं। वो स्वयं से पढ़ेगा। और जब बच्चा स्वयं से पढ़ेगा तो उसके कई सारे फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा ये कि जब आप स्वयं से पढ़ रहे होगे, अपने इच्छा अनुसार पढ़ रहे होगे, तो आप ज्यादा गहराई से पढ़ोगे। दूसरा, जब आप स्वयं से पढ़ते हैं तो आप अपनी बुद्धि के अनुसार सोच रहे होते हैं, और तब आपको ज्यादा आकलन करने का वक्त मिलता है, आपकी क्षमता आकलन करने की ज्यादा बढ़ती है। तब आपके पास ज्यादा समय होता है स्वयं से एक निष्कर्ष पे पहुंचने का और सीखने का। इसके अतिरिक्त स्वयं से सीखने से मानसिक विकास बच्चे का ज्यादा होता है और ज्यादा बेहतर तरीके से होता है। इसके अलावा जब बच्चा स्वयं से पढ़ता है, स्वयं से सीखता है, तो वो ज्यादा इंटरेस्ट लेता है शिक्षा के प्रति, ज्यादा इंटरेस्ट लेता है किताबों के प्रति, ज्यादा जुड़ाव महसूस करता है, ज्यादा लंबे समय तक उसको याद रहता है, और इतना अधिक उसे रिवीजन की या रटने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो हम सब जानते हैं कि स्वयं से सीखना बहुत आवश्यक है। और सच बोलूं तो प्रकृति में ज्यादातर जीव या सारे जीव स्वयं से ही सीखते हैं। स्वयं से चलना सीखते हैं, स्वयं से घास खाना सीखते हैं, स्वयं से शिकार करना सीखते हैं, या एक या दो बार उन्हें सिखा दिया जाता है, उसके बाद वो स्वयं से ही शिकार करते हैं। बाज तो अपने बच्चों को छोड़ देता है ऊंचाई पे ले जा करके, और फिर उसका बच्चा स्वयं उड़ना सीखता है। तो सेल्फ लर्निंग या स्वयं से सीखना बहुत जरूरी है। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे नवचारक ने, हमारे इनोवेटिव टीचर ने, जो कि अंडमान एंड निकोबार से हैं, उन शिक्षकों के नाम मैं आपके सामने रख देता हूँ। ये आइडियाज दिए हैं स्वयं से सीखने के, सेल्फ लर्निंग के, श्री अशोक कुमार सर ने, जो कि गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल जुगली घाट पोर्ट ब्लेयर से है। इसके अलावा नाजिया नसीर मैम है, जो कि गवर्नमेंट मिडिल स्कूल कैरबिन कोव अंडमान से है। इसके अलावा तेजिंदर कौर पबला जी हैं, जो कि मैम है, ये है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल करमतंग मैबंदर अंडमान से। इसके अलावा प्रकाश हवलदार सर हैं, जो कि गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कालीघाट अंडमान से। तो ये वो टीचर हैं, हमारे इनोवेटिव टीचर्स हैं, जिन्होंने अपने इनोवेटिव आइडियाज दिए, अपने नवाचार हम तक दिए। उनके नवाचार हमारे इस पुस्तिका में सम्मिलित हुए, और इन शिक्षकों को हमने राष्ट्रीय स्तर पर IIT दिल्ली में सम्मानित किया। तो जो पहला इनोवेटिव आइडिया है वो है सुपर 6। सुपर 6 क्या इनोवेटिव आइडिया है, आइए थोड़ा सा इस पे चर्चा कर लेते हैं। अक्सर आप सब ने ये महसूस किया होगा, एंड आई एम श्योर शिक्षक होने के नाते आप सब ये बात जानते हैं कि हर कक्षा में विभिन्न प्रकार के बच्चे होते हैं। कोई बहुत तेजी से लर्न करता है, किसी को थोड़ा टाइम लगता है लर्न करने में, कोई मीडियोकर होता है। तो हर तरीके के बच्चे क्लास में होते हैं। उनकी सीखने की, समझने की जो क्षमताएं होती हैं वो भिन्न भिन्न हो सकती हैं। इसके अलावा हर बच्चे के सोचने, समझने, याद करने, पढ़ने का जो स्तर है वो भी अलग अलग हो सकता है। शिक्षक ने सोचा कि क्यों ना जो ऐसे बच्चे हैं जो देर से सीखते हैं, जिनको थोड़ा सा टाइम लगता है, मैं उन्हें कमजोर नहीं कहूंगा क्योंकि कमजोर कोई नहीं होता, बस उनकी सीखने की जो क्षमता है वो कम या ज्यादा हो सकती है। तो ऐसे बच्चे हैं जिनकी सीखने की क्षमता जो है थोड़ा सा कम है, जो समय लेते हैं सीखने के लिए, समझने के लिए। शिक्षक ऐसे बच्चों को चिन्हित करते हैं, और इन बच्चों को चिन्हित करके
टीचर 6 बच्चों के ग्रुप बना देते हैं। पहला ग्रुप बनाया उन्होंने सुपर 6 के नाम से। अब एक ग्रुप बन गया, लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखनी है कि दुनिया में कोई भी बच्चा या कोई भी व्यक्ति अपने आप को ये यही कहलवाना चाहता और ये साबित नहीं होने देना चाहता कि वो कमजोर है। तो जब शिक्षक एक सुपर 6 ग्रुप बनाता है तो उसका कारण नहीं बताया जाता कि वो सुपर 6 ग्रुप क्यों बना रहे हैं। उसमें ये नहीं महसूस होने देते कि ये कमजोर बच्चे हैं या ये वो बच्चे हैं जिनके सीखने का जो स्तर है वो स्लो है या धीरे से सीखते हैं बच्चे, इनको ज्यादा टाइम लगता है। ऐसे बच्चे जिनको सीखने में ज्यादा समय लगता है, ये ऐसे बच्चे होते हैं जिनको उत्साहवर्धन की जरूरत होती है। इन्हें सहयोग की आवश्यकता तो है ही, पर सहयोग के साथ साथ इन्हें प्रेरणा और उत्साह की आवश्यकता होती है। अगर इन बच्चों को प्रेरणा दी जाए, इनका उत्साहवर्धन किया जाए, तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में इनका लेवल भी उन्हीं बच्चों के बराबर हो जाएगा जो ज्यादा तेजी से या जल्दी सीख लेते हैं। शिक्षक ने इसी बात का ध्यान रखते हुए सुपर 6 नामक एक ग्रुप बनाया बच्चों का। उस ग्रुप में ऐसे बच्चों को चिन्हित कर जो कि थोड़ा सा स्लो सीखते हैं, टाइम लेते हैं सीखने के लिए, उन बच्चों को ग्रुप में रखा। लेकिन इसका कारण नहीं बताते कि इन बच्चों को ग्रुप में क्यों रखा गया। इसके उपरांत ऐसे बच्चों का चुनाव कर शिक्षक उन बच्चों को बोलते हैं जो पढ़ने में ज्यादा तेज हैं, जो फास्ट लर्नर हैं, उन बच्चों को बोलते हैं कि आपको अपने सहपाठियों की मदद करनी है और जो मदद करेगा उसको एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाएंगे टेस्ट में। अब इसके अतिरिक्त इन सुपर 6 वाले बच्चों को, जैसे मैंने कहा कि ये नहीं बताया जाता कि आपकी टीम क्यों बनी है या सुपर 6 ग्रुप क्यों बनाया है। इनको शिक्षक बोलते हैं कि आपकी ग्रुप को एक पावर दी गई है और वो पावर ये है कि आप जिस बच्चे से चाहें उस बच्चे को आप बोल सकते हैं कि वो आपको पढ़ाई या पढ़ाई में आपकी सहायता करे। तो ये आपके पास पावर है जिसका आपको इस्तेमाल करना है। एक दिन का टाइम शिक्षक देते हैं और बच्चों को बोलते हैं कि इस पावर का इस्तेमाल करते हुए आपको ऐसे बच्चों के नाम लिख कर लाना है कि कौन सा बच्चा आपको मैथ्स पढ़ाएगा, कौन सा बच्चा साइंस पढ़ाएगा, कौन सा बच्चा इंग्लिश में आपकी सहायता करेगा और किस बच्चे से आप पढ़ना चाहते हैं। अब शिक्षक बच्चों को चुनाव करने का ऑप्शन देते हैं कि किस बच्चे से आप पढ़ना चाहते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, हम सब जानते हैं कि हर बच्चों की अलग अलग लर्निंग कैपेबिलिटीज होती है। कोई साइंस में बहुत अच्छा होता है, कोई लैंग्वेजेस में बहुत अच्छा होता है, कोई मैथ्स में बहुत अच्छा होता है, किसी को नेचर या ईवीएस की हम बात करें तो उसमें बहुत इंटरेस्ट होता है। तो ऐसे बच्चों का चयन करते हैं। किसी को हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट होता है, किसी को आसपास के माहौल को या ज्योग्राफी को जानने में, पृथ्वी को जानने में, तारों को जानने में बहुत इंटरेस्ट होता है। तो शिक्षक ऐसे बच्चों को पहचानते हैं कि ऐसे बच्चे कौन कौन से हैं और शिक्षक सुपर 6 को बोलते हैं कि आप या ग्रुप जो सुपर 6 है इनको एक मौका देते हैं कि आप चयन कर सकते हैं कि आप किस बच्चे से पढ़ना चाहते हैं। अगले दिन बच्चे अपने इन बच्चों का जिसको सीखना चाहते हैं, सुपर 6 के बच्चे उन बच्चों का नाम देते हैं। शिक्षक ये सुनिश्चित करते हैं कि ऐसा कोई भी बच्चा ना हो जिसका 2 बार नाम लिखा जा चुका हो। मतलब सुपर 6 के कोई भी 2 बच्चे या एक से अधिक बच्चे किसी एक ही बच्चे से पढ़ने की इच्छा जाहिर ना करें, ओवरलैपिंग ना हो। मतलब एक बच्चा एक ही सुपर 6 के बच्चे के साथ डिस्कशन करे या फिर उसे पढ़ाने में उसकी सहायता करे या पठन पाठन में उसकी मदद करे। इसके बाद बच्चों का चयन करके शिक्षक बच्चों को बोलते हैं कि आपका असेसमेंट होगा। उस असेसमेंट में हम देखेंगे कि कौन सा बच्चा या कौन सी टीम बेहतर परफॉर्म कर रही है। इसके अतिरिक्त शिक्षक ऐसे बच्चों का चुनाव करते हैं, ऐसे बच्चों का चयन करते हैं जो इन बच्चों की सहायता करें। अब बच्चे आपस में एक दूसरे की मदद कर सकें, पढ़ा सकें, पठन पाठन में एक दूसरे की सहायता कर सकें, स्वयं से सीखने का एक माहौल बन सके। इसके लिए शिक्षक लास्ट का आधा घंटा स्वयं सीखने के लिए फ्री छोड़ता है, जहां बच्चे ही आपस में एक दूसरे की मदद करेंगे। इससे फायदा ये होता है कि बच्चे जब स्वयं से चुनाव करते हैं कि उन्हें कौन पढ़ाए तो ज्यादा इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं। साथ ही एक दूसरे की मदद करते हैं तो बच्चों के अंदर टीम भावना भी जागृत होती है।
जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो ज्यादा एम्पावर्ड महसूस करने लगते हैं अपने अंदर। और शिक्षक जब टेस्ट लेते हैं हफ्ता भर पहले बता देते हैं कि आपका असेसमेंट होगा, आपको इस चीजों में, इस टॉपिक में बच्चों को प्रिपेयर कराना है, या इस चैप्टर पे या इन चैप्टर्स पे आपको प्रिपेयर कराना है। उसके बाद जब टेस्ट होता है तो ऐसे बच्चे जिन्होंने मदद की थी उनको 1 अंक शिक्षक पहले से ही दे देते हैं। और अब जब टेस्ट होता है तो शिक्षक का मेन फोकस सुपर 6 के बच्चों पे, एक ग्रुप के बच्चों पे होता है। शिक्षक सुनिश्चित करते हैं कि इन बच्चों को अंक देख सकें और उनकी कॉपी चेक करते हैं। और अक्सर ये बात निकल के सामने आती है कि सुपर 6 के बच्चे पहले जो परफॉर्म कर रहे थे उससे कहीं ज्यादा बेहतर तरीके से, जब वो स्वयं के साथियों के साथ, स्वयं के मित्रों के साथ, स्वयं के क्लासमेट्स के साथ, स्वयं के जो उनके साथ शिक्षा ग्रहण करने वाले बच्चे उनके साथ जब पढ़ते हैं तो ज्यादा अच्छा स्कोर करते हैं। जब वो स्वयं से सीखते हैं तो ज्यादा अच्छा स्कोर करते हैं। और इसके बाद अगले महीने फिर एक नया सुपर 6 का ग्रुप बनाया जाता है। ये रोटेशन बेसिस से बनाया जाता है, हर बच्चे को सुपर 6 ग्रुप में डाला जाता है, जिससे बच्चों को ये एहसास ना हो कि जो बच्चे सीखने में स्लो हैं, जिन्हें ज्यादा टाइम लगता है, ज्यादा समय लगता है सीखने में, सिर्फ उन्हीं को उस ग्रुप में डाला जाता है। इससे फायदा ये होता है कि सभी बच्चों को प्रतिभागिता होती है, सभी बच्चों को अवसर मिलता है, सभी बच्चे सीखते हैं, क्लास में मदद की भावना आपस में जागृत होती है, टीम वर्क की भावना बच्चों में आती है और स्वयं से सीखने का वातावरण तो निश्चित तौर पे बनता ही है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये इनोवेटिव आइडिया अच्छा लगा होगा। आइए आगे बढ़ते हैं दूसरे इनोवेटिव आइडिया की तरफ, जिसका नाम है क्लास लाइब्रेरी एंड सेल्फ मेड डिक्शनरी, मतलब कक्षा पुस्तकालय एवं स्वनिर्मित शब्दकोश। क्या है कक्षा पुस्तकालय एवं स्वनिर्मित शब्दकोश? आइए इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। वैसे तो ज्यादातर विद्यालय में खुद की लाइब्रेरी होती है, लेकिन अगर हम गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करें तो कई बार ऐसा होता है कि स्कूल्स के पास अपनी खुद की लाइब्रेरी नहीं होती, या है भी तो टीचर ने कहा सर हमने सोचा कि क्यों ना स्कूल लाइब्रेरी के अतिरिक्त क्लास लाइब्रेरी बच्चों की बनाई जाए। कहते हैं कि किताबें बच्चों की सबसे अच्छी दोस्त होती हैं, इंग्लिश में बोलो तो बुक्स आर द बेस्ट कंपेनियन। अब किताबें बच्चों की सबसे अच्छी दोस्त है, और सबसे बड़ी बात, अगर बच्चा पढ़ने की आदत डाल लेता है तो यकीन मानिए उससे सिर्फ वो पढ़ना नहीं सीखता है, जब वो पढ़ने की आदत डाल लेता है तो बच्चा पढ़ना, लिखना, समझना, भाषा का बेहतर प्रयोग, शब्दों का सही चुनाव और अपने शब्दकोश में वृद्धि, इन सारी चीजों को एक साथ बढ़ा रहा होता है, इन सारी चीजों को बेहतर कर रहा होता है। तो पढ़ने से सिर्फ पढ़ लेने का या अक्षर को पहचानने का विकास नहीं होता है, ज्ञान नहीं होता, ये बहुत सारे ज्ञान साथ साथ बढ़ते जाते हैं। अगर बच्चे को किताब पढ़ने का इंटरेस्ट बढ़ जाता है, या किताब पढ़ने में इंटरेस्ट आ जाता है, या फिर वो किताबें पढ़ता है। शिक्षक ने कहा सर हमने सोचा कि क्यों ना बच्चों की खुद की एक क्लास लाइब्रेरी हो। इसमें हमने समुदाय के व्यक्तियों से संपर्क किया, हमने बच्चों से भी बोला कि आपके पास वो किताबें जो आप अब नहीं पढ़ते हैं, आप पढ़ चुके हैं, उनको आप जमा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर न्यूज़पेपर की कटिंग है, किसी के पास इंपॉर्टेंट इवेंट्स की, महत्वपूर्ण गतिविधियों की, तो वो सारी इवेंट्स की जानकारी के कटआउट्स भी आप हमें दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आपके पास पुरानी मैगजीन है, कॉमिक्स है, तो ये सारी चीजें आप जमा कर सकते हैं। शिक्षक समुदाय से भी संपर्क करते हैं, साथ ही साथ अगर शिक्षकों के पास ऐसी कोई किताबें होती हैं तो वो भी किताबें देता है। अब हर बच्चे की अपनी, हर क्लास की अपनी एक लाइब्रेरी हो जाती है, बच्चों के लेवल के अनुसार उनमें बुक्स जो है रखी जाती है। फॉर एग्जांपल अगर हम छोटे क्लास के बच्चों की बात करें तो छोटे क्लास के बच्चों की अक्सर बुक्स ऐसी बुक्स होती है जिनमें चित्र ज्यादा होते हैं और संवाद थोड़े से कम होता है। अक्सर आप देखेंगे छोटे बच्चों की जो बुक्स होती हैं उनमें चित्र ज्यादा होता है और वर्ड्स जो होते हैं वो कम होते हैं, छोटे बच्चे से होता है। कॉमिक्स वगैरह ज्यादा होते हैं जिसमें पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ज्यादा होता है। इसके अतिरिक्त जो बड़े क्लास के बच्चे हैं उनके लिए सब्जेक्टिव बुक्स हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त सामान्य ज्ञान की पुस्तक हो सकती है, विज्ञान से संबंधित पुस्तकें हो सकती हैं, उपन्यास से संबंधित पुस्तकें हो सकती हैं, खेल, राजनीति,
सामान्य ज्ञान, व्यापार, समसामयिकी, कला इत्यादि से संबंधित किताबें हो सकती हैं। इन किताबों को शिक्षक अलग अलग कर देता है, अलग अलग जगह पे इन्हें रखा जाता है। बच्चों को टाइम दिया जाता है लाइब्रेरी के लिए, आधे या 1 घंटे का, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, जैसी स्थिति है, जैसी परिस्थिति है, जितना समय शिक्षक विद्यालय में दे सकते हैं बच्चों के लिए, तो अलग से आधे घंटे का, पौन घंटे का या 1 घंटे का समय शिक्षक निर्धारित करते हैं। उस दौरान बच्चे लाइन से आते हैं, बुक्स उठाते हैं अपने पसंद की, जिस बुक्स को नहीं है, जिस बुक को उन्हें पढ़ना है, और बच्चे एक एक करके अपनी किताबों को पढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त एक चीज और यहाँ पे ध्यान देने योग्य है, वो ये कि शिक्षक बच्चों को बताते हैं कि लाइब्रेरी रूम में जब लाइब्रेरी कॉर्नर जो कक्षा में बताते हैं, ये एक अलग से कक्ष है तो उसका इस्तेमाल करते हैं। ये भी निर्भर करता है कि हमारे विद्यालय में कितनी जगह है। अब बच्चों को अपनी अपनी एक नोटबुक, अपनी एक कॉपी बनानी होती है जिसमें वो लिखते हैं, जिसके ऊपर वो नाम लिखते हैं मेरा शब्दकोश। तो हर बच्चे का अपना एक शब्दकोश होता है। बच्चे पढ़ते हुए जो भी महत्वपूर्ण शब्द पाते हैं, उन शब्दों को, ऐसे शब्द जिन्हें बच्चे नहीं जानते हैं, पहली बार सुनते हैं और उन्हें महत्वपूर्ण लगता है, उन शब्दों को वो अपनी कॉपी में उतार लेते हैं। अब जब ये लाइब्रेरी पीरियड का समय समाप्त होता है तो शिक्षक बच्चों से पूछते हैं एक एक करके कि उन्होंने अपनी कॉपी में कौन कौन से शब्दकोश लिखे और उसका मतलब उन्होंने क्या समझा। अगर बच्चों ने सही मतलब समझा तो शिक्षक बोलते हैं कि बिल्कुल सही, और दूसरे बच्चे भी वो शब्दकोश में, अपने शब्दकोश में जो नए शब्द रहते हैं, जो शब्द उन्होंने नहीं सुना रहता, वो भी उतारते चलता है। इससे हर बच्चे के पास अच्छा खासा अपना शब्दकोश हो जाता है, नए नए शब्द उन्हें रोज सीखने को मिलते हैं। और हम सब जानते हैं कि भाषा के बेहतर प्रयोग के लिए, अच्छे प्रयोग के लिए शब्दों का ज्ञान होना या बेहतर शब्दकोश का ज्ञान बहुत आवश्यक है। अब सारे बच्चों की अपनी वोकैबुलरी हो जाती है। अगर कोई शब्द का अर्थ बच्चों को नहीं पता होता तो वो शिक्षक से उसका अर्थ पूछते हैं और शिक्षक उसका अर्थ बच्चों को बताते हैं। आगे चलकर इससे फायदा ये होता है कि बच्चों के खुद के एक मेरा शब्दकोश हो जाता है, जिससे बहुत सारे नए नए वर्ड्स को सीखते हैं, जानते हैं, जिनसे उनके भाषा का ज्ञान बेहतर और बेहतर लगातार होता चलता है। बच्चे न्यूज़पेपर या सामान्य ज्ञान आदि की पुस्तक पढ़ते हैं तो उनका सामान्य ज्ञान भी बढ़ता है। व्यापार जगत से पढ़ते हैं तो व्यापार जगत, स्पोर्ट आदि का भी उनका इंटरेस्ट बढ़ता है। और बच्चे कई बार जब इन किताबों को पढ़ते हैं, इनसे संबंधित ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो उन्हें का इंटरेस्ट भी पता चलता है कि वो किस क्षेत्र में अपना भविष्य बनाने के लिए उत्सुक है, किस क्षेत्र में अपना भविष्य निश्चित तौर पर बना सकते हैं। अक्सर आपने देखा होगा, मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसके रीजन है, कारण है। अक्सर आपने देखा होगा कि जब आप न्यूज़पेपर किसी व्यक्ति को देते हैं तो अपने इंटरेस्ट के अनुसार न्यूज़पेपर को पलटाता है। उदाहरण के तौर पे यदि किसी व्यक्ति को राजनीति में इंटरेस्ट है तो वो राजनीति वाली खबर या समाचार ज्यादा पढ़ता है। अगर किसी व्यक्ति को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो पीछे के पेज पर टाटता है और स्पोर्ट वाला सेक्शन सबसे ज्यादा देखता है। किसी व्यक्ति को देश दुनिया के लोगों के व्यूज, उनके विचारों में इंटरेस्ट है तो संपादकीय या एडिटोरियल को सबसे पहले पढ़ता है। किसी व्यक्ति को आस पड़ोस की जानकारी लेने में ज्यादा इंटरेस्ट है तो लोकल न्यूज वाले पेजेस को खोलता है। किसी व्यक्ति को हीरो हीरोइन या एक्टर एक्ट्रेस या बॉलीवुड में ज्यादा इंटरेस्ट है तो वो सबसे पहले न्यूज का वो पोर्शन जिसमें हीरो हीरोइन के बारे में लिखा हुआ है वो उन्हें देखता है। तो हर कोई अपने इंटरेस्ट के अनुसार अपने पढ़ने के लिए टॉपिक भी चुनता है। तो इससे बच्चों के करियर के बारे में, उनके भविष्य के बारे में भी पता चल जाता है कि वो किस क्षेत्र में इंटरेस्टेड है और किस क्षेत्र में अपना भविष्य बना सकता है। उम्मीद करता हूं आपको ये नवाचार पसंद आया होगा। आइए बढ़ते हैं हमारे तीसरे इनोवेटिव आइडिया की तरफ, जिसका नाम है प्रश्न पेटी। क्या है प्रश्न पेटी, या इंग्लिश में बोलूं क्वेश्चन बैंक। टीचर ने कहा बच्चों के मन में से बहुत सारे प्रश्न उठते हैं, कई बार उन्हें इसका हल मिल जाता है, कई बार इसका हल नहीं भी मिलता है। साथ ही साथ बच्चे ज्यादा गहराई से पढ़ें, ज्यादा इन डेप्थ नॉलेज प्राप्त करें, उसके लिए जरूरी है कि बच्चे विषय वस्तु को ध्यान से पढ़ें, ध्यान पूर्वक पढ़ें। और टीचर ने कहा सर इसीलिए मैंने क्या किया, मैंने एक खाली गत्ते का बक्सा लिया
उसमें बच्चों को ही बोला आप इसको सजा दीजिए और इसका नाम हम प्रश्न पेटी रखेंगे। इसके बाद मैंने बच्चों को बोला कि आप इसमें अपनी पसंद की कोई भी चैप्टर दे दिया उन्हें, कोई भी लेसन दे दिया, उन्हें बोला कि इससे संबंधित आप गहराई से पढ़ेंगे और 3 से 4 प्रश्न आपको पर्ची में लिख के आना है और उस पर्ची को मोड़ करके इस गत्ते पे, इस प्रश्न पेटी पे डाल देना है। बच्चे ऐसा ही करते हैं, शिक्षक एक दिन का समय देते हैं बच्चों को पढ़ने के लिए, बच्चे घर जाते हैं, घर में पढ़ते हैं और अगले दिन वो प्रश्न ढूंढ करके लाते हैं, उस चिट में लिखते हैं और चिट को मोड़ करके प्रश्न पेटी में डाल देते हैं। हम सब जानते हैं कि जब ऐसे प्रश्न गहराई से बच्चों को ढूंढना है, ऐसे प्रश्न जिसका उत्तर लोग जल्दी ना दे सके, तो वो कोशिश करेंगे कि वो गहराई से पढ़े, अंदर जाकर के, डीप में जाकर के चैप्टर को पढ़ें। और स्वाभाविक सी बात है, जब आप इतनी गहराई में, इतना थॉरली, इतना डीपली कोई चैप्टर पढ़ते हैं तो आपका ज्ञान उस चैप्टर के प्रति निश्चित तौर पे बढ़ता है। अब बच्चे चैप्टर्स को पढ़ते हैं, अगले दिन सारे बच्चे अपने ऐसे 3-4 प्रश्न लेकर के आते हैं और उस गत्ते पे डाल देते हैं, उस प्रश्न पेटी पे डाल देते हैं। शिक्षक बच्चों को समझाते हैं कि आपको प्रश्न कैसे पूछना। उदाहरण के तौर पे टीचर ने कोई टॉपिक पढ़ाया, मान लीजिए वृक्ष, तो वृक्ष से संबंधित अगर कोई टॉपिक समझाया, जब शिक्षक बताते हैं कि वृक्ष क्या है, तो टीचर बोलते हैं कि आप प्रश्न पूछ सकते हैं, उदाहरण के तौर पर कि हमें ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है, वृक्ष के विभिन्न अंग कौन कौन से हैं, कौन से वृक्ष किस जगह पे या किस प्रदेश में पाए जाते हैं, वृक्षों का महत्व क्या है, वृक्षों का इस्तेमाल क्या है, या हमारे आसपास कौन से फलदार वृक्ष पाए जाते हैं। तो ऐसे कई सारे प्रश्न बच्चे अपने से लिख करके लाते हैं। कुछ दिन बाद, चाहे तो 3 दिन या 5 दिन या हफ्ते भर का समय निर्धारित करते हैं शिक्षक, और फिर बच्चों को शिक्षक सामने बच्चों के वो प्रश्न बैंक की पेटी जो रहती है, जो प्रश्न पेटी रहती है, उसको ओपन करते हैं, उसको खोलते हैं और एक एक कर उनमें से प्रश्न उठाते हैं और बच्चों से पूछते हैं। अगर ये वर्बली आंसर किए जा सकते हैं, बोल के आंसर किए जा सकते हैं, तो बच्चे से टीचर वर्बली पूछते हैं और बच्चे बोल करके उसका उत्तर देते हैं। लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चन बच्चों ने पूछे जिसका उत्तर लिख के दिया जा सकता है, तो शिक्षक उस प्रश्न को बोर्ड पे लिखता है और बच्चों को बोलते हैं कि वो अपनी कॉपी पे लिखें। बच्चे अपनी कॉपी पे लिखते हैं, शिक्षक उन्हें चेक करते हैं और उसके अनुसार उन्हें नंबर देता है। इससे फायदा क्या होता है कि बच्चों का रिवीजन ज्यादा स्ट्रांग होता है, बच्चों को चैप्टर ज्यादा गहराई से समझ में आता है। और यकीन मानिए, जब मुझे खुद से पढ़ना होगा तो मैं उतना ध्यान नहीं दूंगा, लेकिन अगर मुझे किसी को पढ़ाना है या उससे प्रश्न पूछने हैं, तो हम ज्यादा गहराई से प्रश्न को पढ़ते हैं, ज्यादा गहराई से विषय वस्तु को पढ़ते हैं, ज्यादा गहराई से पाठ को पढ़ते हैं। और जब हम इतनी गहराई से, इतने ध्यान से पाठ को पढ़ेंगे तो हमें पाठ लंबे समय तक याद रहता है और ज्यादा समझ में भी आता है। तो इस तरीके से शिक्षक बच्चों से प्रश्न पूछते हैं। जब ओरल प्रश्न पूछते हैं तो बच्चों को हाथ उठाने का मौका दिया जाता है, बच्चे हाथ उठाते हैं, जिसका जवाब सही होता है वो उसको टीचर सम्मानित भी करते हैं तालियों के द्वारा। अगर बच्चे ने गलत प्रश्न का उत्तर दिया तो शिक्षक उस दूसरे बच्चे से पूछते हैं और फिर जिसने गलत दिया उसे बताते हैं कि इसका उत्तर ये होगा। इससे बच्चे स्वयं से सीखते हैं, स्वयं से प्रश्न बनाते हैं, तो घर जाकर के भी मेहनत करते हैं, स्वयं से सीखते हैं। और जब स्वयं से सीखते हैं तो निश्चित तौर पर हमारी जिज्ञासा भी ज्यादा बढ़ती है। तो ये था तीसरा नवाचार प्रश्न पेटी। उम्मीद करता हूँ आज आपको जो मैंने डिस्कस किया आपसे तीनों नवाचार आपको पसंद आए होंगे। अगर आपके मन में कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है या कोई कंफ्यूजन है आपके मन में, या कोई प्रश्न है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो आप फेसबुक में कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। या फिर अगर आपके कोई अनुभव है, कोई प्रश्न है, तो आप हमसे जूम पे भी सीधे हमसे बात करके अपने प्रश्न रख सकते हैं या फिर अपने अनुभव हमारे साथ साझा कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई भी डाउट, कोई भी प्रश्न है या कोई अनुभव है जो आप साझा करना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पे हमसे साझा करें। आपके अनुभव को सुन करके मुझे हार्दिक खुशी होगी।
इतनी देर तक हमसे इस लाइव वेबिनार में जुड़ने के लिए इस स्टेट वाइज टीम बनाए तो सभी उसमें रूरल अर्बन शामिल हो सकते हैं सर। तो महाराष्ट्र के लिए बहुत ही महाराष्ट्र के नवाचार बहुत ही कम है। महाराष्ट्र के एक्चुअली हुआ क्या, इनका नाम बताएंगे मुझे आप प्लीज? दीप्ति बिष्ट। दीप्ति मैम, बिल्कुल हमारा इस बार जो प्लान था, अभी हमने महाराष्ट्र में जो आइडियाज टीचर से लिए वो यूजुअली हमने ऑनलाइन के माध्यम से उनसे आइडियाज लिए थे। हमारा जो प्लान इस साल का था वो प्लान यही था कि हम फिजिकली और इन पर्सन जाकर के हमारे टीचर्स से मिलते, उनके साथ हम ट्रेनिंग करते, सेशन होता, चर्चा परिचर्चा करते, हम आइडियाज लेते एक दूसरे से, और तब निश्चित तौर पे हमें आइडियाज मिलते। हमें उम्मीद है कि कोरोना वायरस या कोविड-19 जो महामारी है, पेंडेमिक आई है, बेशक तौर पे इसने नुकसान तो पहुंचाया ही है, लेकिन हमें आपसे संवाद करने से नहीं रोक सकती और आपके आइडियाज हम तक पहुंचने से ये नहीं रोक सकती। तो अगर महाराष्ट्र के शिक्षक आप जैसे इंटरेस्टेड हैं कि टीचर्स अपने आइडियाज दे सकते हैं, बिल्कुल मैं भी इस बात से 100% सहमत हूँ। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आइडियाज आप हमें अपना भेज सकती हैं और ऐसे ही आपके ग्रुप में शिक्षक हैं तो बिल्कुल उनको प्रमोट कीजिए, उनसे बोलिए। हम भी यही कोशिश कर रहे हैं कि लगातार हम ऑनलाइन के माध्यम से सही ज्यादा से ज्यादा शिक्षकों से जुड़े, उनके इनोवेटिव आइडियाज प्राप्त करें। तो महाराष्ट्र से जो हमें अभी कम आइडियाज मिले थे, जब हम फुल फ्लेजेड ट्रेनिंग होगी, फुल फ्लेजेड टीचर्स के साथ मिलेंगे, सारे शिक्षकों से मिलेंगे, तो निश्चित तौर पर हमें बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज प्राप्त होंगे। तो अगर आपके पास भी आइडिया है मैम, तो आप निश्चित तौर पे अपने नवाचार हमें www.ziei.com पे जाकर के हमें भेज सकती हैं। वहां पे एक पॉपअप आएगा, पॉपअप में आप अपना आइडिया सबमिट करें का ऑप्शन आएगा, वहां से अपना आइडिया सबमिट कीजिए। मैं खुद चाहता हूं कि महाराष्ट्र की पुस्तक भी और मोटी बने, उसमें और सारे इनोवेटिव आइडियाज सम्मिलित किए जाए। थैंक यू सो मच दीप्ति मैम। और अगर किसी शिक्षक के कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरीज या कोई अनुभव है तो आप निश्चित तौर पर हमसे साझा कर सकते हैं। इतनी जो देर तक हमसे इस वेबिनार पे जुड़ने के लिए, इस नवाचारों को जो हम शेयरिंग करते हैं आपस में, एक दूसरे से चर्चा परिचर्चा करते हैं, उसमें सम्मिलित होने के लिए मैं हृदय से आपका आभारी हूँ। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमसे इस लाइव वेबिनार पे जुड़े, फेसबुक हो या यूट्यूब हो या फिर जूम हो। हम कल किसी और नवाचार के साथ मिलेंगे, किसी एक नई केस स्टडी के साथ आपसे डिस्कस कर रहे होंगे। मुझे इतनी देर तक ध्यान से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं किसी एक और नवाचार के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।